प्रगति के नए आसमान को भारत छू सके, इस दृष्टि से भारत में ललक भी पैदा हुई है और उसके लिए ताबड़तोड़ प्रयत्न भी किए जा रहे हैं। यह हम सब लोगों के लिए प्रसन्नता और गौरव की बात है। और विशेष रूप से एक समय था कि जब भारत में रहने वाला व्यक्ति मन में ऐसा सोचता था कि मैं अगर भारत से बाहर जाकर किसी और देश में कामकाज करूँगा तो मेरी योग्यता का ज़्यादा लाभ मिलेगा और ज़्यादा पारिश्रमिक कमा सकूँगा। लेकिन आज बदली हुई परिस्थिति में हमारे भारतीय भी ये अनुभव करते हैं, जो गुंजाइश दूसरे देशों में दिखाई देती थी वो गुंजाइश अब भारतीयों के लिए भारत में भी उपलब्ध होने लगी है। इस बात के संकेत निश्चित रूप से मिलने लगे हैं। क्षेत्र छोटा हो या बड़ा हो, हर क्षेत्र में समग्रता से काम करने की कोशिश की जा रही है। छोटी दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो सामान्य तौर पर सबसे अंतिम इकाई गरीब है और गरीबी उन्मूलन हो, उसके जीवन स्तर में बदलाव आए, इस पर भी प्रधानमंत्री जी का जितना बल है ऐसा सामान्य तौर पर राजनेताओं में कम ही देखने को मिलता है। क्योंकि सामान्य तौर पर किसी के घर में टॉयलेट बन जाए इसका कोई बड़ा भारी यश नहीं मिलता, लेकिन कोई शहर में बड़ी इमारत सरकार बनाते तो लोग याद रखते हैं ये फलाने के समय में बनी थी। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जब तक देश की आबादी के पास टॉयलेट नहीं होगा तब तक वो गरीब ही रहेगा, एक सुविधा से वंचित रहेगा। और अगर देश में बड़ी संख्या ऐसी छोटी छोटी सुविधाओं से वंचित है तो हम भारत को विकसित भारत बनाने का स्वप्न कैसे देख सकते हैं। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी की लगातार ये कोशिश रहती है कि जो देश में अंतिम पंक्ति में और बिल्कुल अंतिम से खड़ा है उसके बारे में पहले चिंता होनी चाहिए। और इसलिए आप सबने देखा कि देश अभियान चलाकर ODF भी हुआ, अब ODF प्लस पर काम हो रहा है, गांव के हर घर में बिजली पहुंच गई है, जो आबादी बची थी ऐसे लगभग 42 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट खोले गए हैं। और जिन लोगों के पास अपना घर नहीं होता था, अब कुछ ही दिन में ऐसा समय हम देखेंगे 2023 आते आते कि हर गरीब आदमी के पास अपना घर भी होगा, घर में शौचालय भी होगा, घर में बिजली भी होगी, घर में रसोई भी होगी, रसोई पकाने के लिए गैस का सिलेंडर भी होगा और सारी सुविधाओं से वो गरीब युक्त होगा। तो निश्चित रूप से फिर वो बाकी विकास के बारे में सोच सकेगा, देश के बारे में सोच सकेगा। तो इस दृष्टि से जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों को भी भारत पूरा कर रहा है। और उस मामले में जो इंटरनेशनल पैरामीटर है हम लोग काम कर रहे हैं, जिससे कि किसी भी रेटिंग में हिंदुस्तान पीछे न रहे। फिर चाहे वो स्वच्छता का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे अनुसंधान का क्षेत्र हो, चाहे अधोसंरचना विकसित करने का मामला हो, हर दिशा में पूरी शिद्दत के साथ कोशिश की जा रही है। कृषि की दृष्टि से भी देखें तो मिश्रा जी यहाँ बैठे हुए हैं। हमारा हिंदुस्तान का भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR बहुत ही प्रतिष्ठावान इंस्टीट्यूट है। क्लाइमेट चेंज की चर्चा पूरे दुनिया में, हमारा ICAR ने कोशिश करके क्लाइमेट चेंज की परिस्थितियों में भी कौन सा बीज उस समय की परिस्थिति को सहन कर सकता है, उस दिशा में सफलतापूर्वक अपने कदम बढ़ाए हैं।
ऐसे ही अन्य अन्य क्षेत्र में भी कोशिश की जा रही है। कृषि भारत की दृष्टि से ही नहीं, वैसे तो सभी देशों में कृषि का अपना महत्व है, लेकिन भारत हमारा बड़ी आबादी का देश है। आधी से अधिक आबादी कृषि क्षेत्र पर आजीविका के लिए निर्भर करती है। कृषि को प्रधानता के रूप में हम लोगों ने स्वीकार किया है, हमारा शान है। लेकिन स्वाभाविक रूप से हम देखते थे कि अभी तक असंतुलन इतना था कि कृषि में काम करने के बाद भी कई बार किसान को घाटे में खेती करने के लिए मजबूर होना पड़ता था। परिणाम स्वरूप नई पीढ़ी तो खेती की ओर आने के बारे में विचार ही नहीं करती थी। लेकिन 8 वर्षों में लगातार इस बात की कोशिश की जा रही है कि प्राकृतिक कारणों से किसानों का फसल का नुकसान होता है तो उनको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसा सुरक्षा कवच दिया गया है। 6 साल इस स्कीम को चले हुए हुआ है और इसमें अभी 22,000 करोड़ रुपया किसानों ने, लेकिन जहां पर प्राकृतिक आपदा से नुकसान हुआ है उन स्थानों पर उन किसानों को कंपनियों के द्वारा 1,22,000 करोड़ रुपया मुआवजे के रूप में बांटा गया है। डीबीटी करने के कारण आज लीकेज नाम मात्र के लिए रह गया है, क्योंकि जो किसान का बैंक में खाता नहीं था उसका जनधन खाता खुल गया। तो अब कोई भी सब्सिडी देना है तो उसके अकाउंट में जाती है, कोई फसल नुकसान का मुआवजा देना है तो उसके अकाउंट में जाता है। और आप सोचो कि 11.5 करोड़ किसान ये पीएम किसान सम्मान के पात्र हैं। इन किसानों को इनकी इनकम में मदद करने के लिए 6,000 रुपया वार्षिक 3 किस्तों में इन किसानों को केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्कीम शुरू की है और अभी तक लगभग 2 लाख करोड़ से अधिक रुपया 11.5 करोड़ किसानों को 11 किस्तों के माध्यम से पहुंच गया है। पहले कई बार बात चलती थी तो लोग बोलते थे कि दिल्ली से 100 रुपये भेजते हैं, गांव पहुंचते पहुंचते 15 ही रह जाते हैं। लेकिन आप गर्व के साथ इंडोनेशिया में भी बैठकर ये कह सकते हैं कि अब हमारे यहाँ 6,000 रुपया भेजा जाता है तो 6,000 व्यक्ति के बैंक अकाउंट में जाता है। जनधन योजना का भी बहुत लाभ हुआ है। अनेक प्रकार के जो व्यवहार हैं डीबीटी के माध्यम से किए जा रहे हैं। जनधन योजना अकाउंट खोलने की जब बात कही जा रही थी तो उस समय लोगों को लग रहा था कि अकाउंट खुलने से क्या होएगा, भाई अकाउंट तो पैसे रखने के लिए होता है और जिसके पास पैसे हैं उसका तो अकाउंट है ही, और जिसका आज़ादी के 65 वर्षों तक अकाउंट नहीं खुला इसका मतलब उस पर पैसा ही नहीं है। तो बड़ा मत विमत था और 42 करोड़ लोगों के पास अकाउंट नहीं है आज़ादी के 70 सालों में, तो हम कहाँ खड़े हैं ये भी हमारे लिए विचारणीय विषय है। तो उस समय मोदी जी ने कहा कि नहीं भाई सबका अकाउंट खोलना ही पड़ेगा। तो परिणाम स्वरूप 42 करोड़ अकाउंट एक निश्चित अवधि के दौरान खोले गए। जिनके पास कहा जाता था कि अकाउंट खुलवाने के लिए पैसे नहीं होंगे, उन गरीब आदमियों का आज जनधन अकाउंट में 1,46,000 करोड़ रुपया जमा है। तो आप सोचिए एक निर्णय में जहां एक तरफ ट्रांसपेरेंसी को मदद की, वहीं दूसरी तरफ भारत की बैंकों की भी कितनी बड़ी ताकत बढ़ाई कि 1.5 लाख करोड़ रुपया बैंक में है जो सस्ते दाम पर बैंक को उपलब्ध है, जो बैंक्स बाकी विकास की जगह उसको उपयोग कर सके। इसी प्रकार से अपने भारत में छोटे किसानों की संख्या ज़्यादा है, लगभग 86% छोटे किसान जिनके पास 10 एकड़ से कम जमीन। तो जो छोटे क्षेत्रफल के लोग हैं बहुत ज़्यादा खेती में फ़ायदा नहीं कमा पाते हैं और उनके पास क्षेत्रफल खेती का छोटा है तो कोई दूसरा व्यापारी भी नहीं जा पाता है। तो इसलिए अभी सरकार ने एक योजना बनाई है एफपीओ की,
कृषि उत्पाद संगठन 10,000 नए बनाए जा रहे हैं। उस पर भारत सरकार 6,865 करोड़ रुपया खर्च कर रही है। उसके माध्यम से सरकार की कोशिश है कि ऐसे छोटे छोटे किसानों से लेकर 500 की संख्या में मिलकर खेती करें। तो स्वाभाविक रूप से जब एक समूह के रूप में खेती करेंगे तो खेती में टेक्नोलॉजी का प्रयोग बढ़ेगा। खेती में एक ही प्रकार का फर्टिलाइज़र, एक ही प्रकार की सॉइल हेल्थ रिकमेंडेशन, एक ही प्रकार का पेस्टिसाइड, तो एक ही प्रकार का गुणवत्ता युक्त उत्पादन भी होगा। और जब एक किसान वैसा उत्पादन करता है तो उसका खरीदने के लिए कोई नहीं जाता। जैसे अभी ऑर्गेनिक की आवश्यकता बढ़ती जा रही है, लेकिन एक ज़िले में अगर 2-4 किसान ऑर्गेनिक प्रोडक्ट पैदा करते हैं तो उनको बेचारों को मार्केट ही नहीं मिलता। लेकिन जब समूह में करेंगे तो मार्केट की उपलब्धता स्वाभाविक रूप से मालूम रहेगा कि ऑर्गेनिक यहाँ मिलता है या फला गुणवत्ता का गेहूँ यहाँ मिलता है, तो निश्चित रूप से दाम भी अच्छे मिलेंगे और बाकी वो अपने उत्पादन की बार्गेनिंग भी किसी व्यापारी से ठीक प्रकार से कर सकते हैं, मन चाहे समय पर बेच सकते हैं। ऐसे ही आप जब भारत जाते होंगे ध्यान में आता होगा आपको, वेयर हाउस हैं, कोल्ड स्टोरेज हैं, ये थोड़े बड़े बड़े जिला स्थानों पर ही दिखाई देते हैं। लेकिन एक ज़िले का क्षेत्रफल लगभग 100 किलोमीटर तो होता ही है, छोटा छोटा जिला हो। अब गांव में कोई भी व्यक्ति अपना उत्पादन करता है तो एक ही समय उत्पादन आता है जब फसल आती है, और उस समय उसके पास घर में अब अगर उसको वेयर हाउस में अपनी फसल रखना है या कोल्ड स्टोरेज में रखना है और उसे लगता है कि 2 महीने बाद मैं बेचूंगा, आज मेरे को ज़रूरत नहीं है पैसे, तो उसके बाद रखने को जगह नहीं है। अगर वो अपने गांव से 80 किलोमीटर वेयर हाउस में रखने के लिए जाता है तो भाड़ा ही इतना लग जाएगा कि बाद में कुछ बचेगा। तो ऐसे छोटा छोटा जो इंफ्रास्ट्रक्चर गांव तक होना चाहिए, इसके लिए कोई योजना नहीं थी। अभी 1 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड मोदी जी ने बनाया है, जिस पर काम चल रहा है, और अभी लगभग 14,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट ग्रामीण क्षेत्र में स्वीकृत हुए हैं जो बन के तैयार होंगे। तो इससे 2 फायदे होंगे। एक तो किसान को इंफ्रास्ट्रक्चर का फ़ायदा उठाने को अवसर होगा, दूसरा जब टेक्नोलॉजी का प्रवेश होगा खेती के क्षेत्र में और इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो पढ़े लिखे बच्चे जो गांव में हैं उनको रोजगार के अवसर भी खड़े होंगे। अभी क्या है कि अगर खेती में काम करने को नहीं है और बच्चे ने थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ली, स्कूलिंग तो गांव में पूरी कर ही लेता है, फिर वो शहर में आ जाता है ग्रेजुएशन करने के लिए। गांव में चूँकि रोजगार का कोई साधन नहीं है तो शहर में भटकता ही रहता है। तो इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर खड़े हों और गांव के लोग उनमें लग सकें, तो गांव का पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर उसको वहीं रोजगार मिलेगा तो निश्चित रूप से वो आजीविका भी कमाएगा और खेती से जो विमुखता होती जा रही है उस पर भी रोक लगेगी। सार्वजनिक रूप से हमारे यहाँ भारतीय हैं और हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में भारतीयों का अविस्मरणीय योगदान है।